नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज 84 में सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी की। डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़े रिलायंस कम्युनिकेशंस का क्या होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर जोर शोर से चल रहा है। अब से कुछ ही देर पहले बैंकों के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में रिलायंस आरकॉम डिफॉल्ट पर एसडीआर शुरू करने की मंजूरी दी गई है। कंपनी की ओर से सितंबर तक 25,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है। आज की बैठक में विदेशी कर्ज पर चर्चा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसडीआर की प्रक्रिया शुरू होने पर बैंक कंपनी के टावर बिजनेस को बेच सकते हैं, मोबाइल बिजनेस को बंद कर सकते हैं, बैंक कंपनी के प्रमोटर्स को बदल सकते हैं। बैंकों की ये पहले चरण की बैठक थी। अगले हफ्ते फिर ऐसी बैठक होगी। ऐसी खबर है कि अनिल अंबानी शाम को कंपनी की सेहत और कर्ज चुकाने की योजनाओं पर मीडिया से बात करेंगे। तो मुश्किल में है अनिल अंबानी और आज शाम 5 बजे वो मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कर्ज चुकाने की उनकी कंपनी की क्या योजना है। ब्रजेश मिश्रा मेरे साथ हैं। ब्रजेश, रिलायंस कम्युनिकेशंस की एसडीआर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि एसडीआर की प्रक्रिया के बारे में बैंकों ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक तरह से हो गई है। यानी जो बड़े बैंक थे, स्टेट बैंक था जिसमें पंजाब नेशनल बैंक था और आईडीबीआई बैंक था, जिन लोगों जो बड़े जो बैंक हैं जिन्होंने इनको लोन दिया हुआ था, जिनका बड़ा हिस्सा था, तो उन लोगों में इस बात पर सहमति बन गई है। बैंक की ओर से जो भी कमिटमेंट दिया गया कि हम सितंबर तक करीब 25,000 करोड़ रुपए चुका देंगे। इसके अलावा और जो भी कंपनी की ओर से प्लान दिया गया बैंकों को कि क्या क्या तरीके वो अपना रहे हैं कर्ज को कम करने के लिए, उस आधार पर बैंकों ने उनकी बात को सुना और बैंकों ने फिर ये फैसला किया कि अगर ये पेमेंट आता है तो एसडीआर की प्रक्रिया एक अपनाई जा सकती है। हालांकि इस पर जो अंतिम फैसला है वो 3 हफ्ते के भीतर होगा, लेकिन उससे और इन्हीं सब बातों के बीच में शाम को 5 बजे अनिल अंबानी जो है आज मीडिया से बात करेंगे और मार्केट में और जो निवेशकों में जो एक डर है कि आरकॉम का क्या होगा, उस पर वो सफाई देंगे और वो ये बताएंगे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं आरकॉम को इस मुश्किल घड़ी से उबारने के लिए। तो जो पूरी पिक्चर है वो अनिल अंबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ होगी, जहां पर वो अलग अलग बताएंगे कि कहां से कैसे, चाहे वो एयरसेल वाली डील हो या दूसरी और टावर बिजनेस की डील हो, जो अलग अलग किस्म की डील्स जहां पर हैं, या ज़मीन बेचने की बात हो, तो ये सारे ज़मीन कहां से वो पैसे जुटाएंगे और बैंकों को पेमेंट करेंगे, इस पर पूरी तरह से एक सफाई वो देंगे और वो मार्केट को एक शांत करने की कोशिश करेंगे कि शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं है और उनके पास क्या क्या ऑप्शन है इस कंपनी की स्थिति को संभालने के लिए। शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शाम को स्थिति बहुत हद तक क्लियर होगी जब अनिल अंबानी खाका पेश करेंगे मीडिया के सामने कि कर्ज चुकाने के लिए उनकी कंपनी का क्या प्लान है। फिलहाल एसडीआर की इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल ही चुका है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि ब्रजेश बता रहे थे, और आगे चलकर बैंक क्या करेंगे इस पर भी सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और जो कि फिर उसके बाद बैंक बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं, टावर बिजनेस बेच सकते हैं, मोबाइल बिजनेस बंद कर सकते हैं, प्रमोटर्स में चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। उधर दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों की ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया का ऑडिट करेगा। दरअसल दूरसंचार विभाग को टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है। डीओटी को आशंका है कि टेलीकॉम कंपनियां सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इन कंपनियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया का ऑडिट करेगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने आधार के जरिए ग्राहकों का अधिग्रहण किया था। डीओटी कंपनियों के ग्राहकों के क्लासिफिकेशन का भी ऑडिट करेगा। एयरटेल ने रिलायंस जियो पर सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर में ग्राहकों का क्लासिफिकेशन गलत करने का आरोप लगाया था। उधर शेयर बाजार आज फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। निफ्टी पहली बार 9,650 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स 136 और निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। फार्मा रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी रही। फार्मा शेयरों में लगातार चौथे दिन तेजी जारी रही। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी टायर शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। रिलायंस कम्युनिकेशंस को छोड़कर बाकी टेलीकॉम शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। जानकार क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। ओवर हीटिंग था वो मेरे ख्याल कम हो रहा है और ये एक लाजमी बात भी है क्योंकि बहुत ज्यादा मिड कैप्स बढ़ चुके थे। मुझे ऐसे लगता है कि 94, 50, 95 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अप साइड अब थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस सीरीज में मेरे ख्याल हमें 97 भी एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो लार्ज कैप्स को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मिड कैप में मुझे लगता है कि अभी भी पेन बाकी है।
हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट बिकमिंग सो कॉम्पिटिटिव, हमारा ऐसा मानना है कि जो क्वालिटी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं वो एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। सेकंड कि जो सीमेंट है, सीमेंट में अराउंड 2/3 ऑफ द डिमांड हाउसिंग से आता है और अभी भी सीमेंट कंपनीज की एवरेज यूटिलाइजेशन 70-75% के आसपास है। तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में अगर हाउसिंग एक्टिविटी पिकअप होती है तो सीमेंट की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, जिससे उनकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ सकती है और उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मार्केट शेयर लॉस करेंगे तो वो सीधा गेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को होगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर अ बेटर, रिलेटिवली बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जानकारों की राय आपने सुनी। मेरे साथ रजत जुड़ चुके हैं। रजत, निफ्टी तो आज रिकॉर्ड स्तर पर क्लोज होता हुआ, बताइए आज के कारोबार के बारे में। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड स्तरों पर तो है लेकिन बहुत ही स्टैगर्ड वे में चल रहे हैं और ये बाजार शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था कि बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तेज खुले तो एक रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ, लेकिन ये बहुत बेहतर क्लोजिंग है 9653 की जो इस हफ्ते आई है। आधे फीसदी के गेंस इस हफ्ते इंडेक्स में मिले हैं और अगले हफ्ते है क्रेडिट पॉलिसी जो एक मेजर इवेंट है जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है। हीरो मोटो, सिप्ला, येस बैंक, अदानी पोर्ट्स और ऑरबिंदो फार्मा, ये तमाम स्ट्रक्चर्स ऐसे जो निफ्टी पे आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। गिरावट वाले स्टॉक्स में गेल, बीपीसीएल, वेदांता और टाटा स्टील, आज कमोडिटी से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे स्पेशली ऑयल एंड गैस और मेटल्स, ये दोनों नेगेटिव प्ले हुए मार्केट में। तेजी जो बनी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर, आज थीम थी मार्केट की। जीएमआर इंफ्रा, एचसीसी, आरपीपी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, इन सभी स्टॉक्स में कमाई हुई और बहुत स्ट्रांगली गेंस। जीएमआर सबसे बेहतर स्ट्रक्चर था मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। फार्मा शेयर्स जिसमें कैडिला, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, इस हफ्ते के बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर्स हैं तमाम स्टॉक्स और आज की क्लोजिंग भी बहुत बेहतर। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर्स आज दिन में बहुत स्ट्रांगली गेंस कर रहे थे जिसमें 20% अपर सर्किट पर लॉक था रूपा। इसके अलावा लवेबल, नंदन डेनिम, लक्स इंडस्ट्रीज और रेमंड, खासतौर से जो होजरी शेयर्स थे वहां पर बायस आज पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। तेजी थी आज रानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इसके अलावा पायनियर डिस्टिलरीज, पटेल इंटीग्रेटेड, एडीएफ फूड जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन बाजार अब जो क्लोजली ट्रैक कर रहा है ट्रिगर वो है क्रेडिट पॉलिसी। 7 जून को पता लग जाएगा कि क्या एमपीसी जो है वो इस बार ब्याज दरें घटाती है कि नहीं, लेकिन जी बिजनेस पोल के हिसाब से ब्याज दरें घटने की कोई भी संभावना फिलहाल के हिसाब से नहीं नजर आ रही। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आत्महत्या के लिए बदनाम महाराष्ट्र में किसान अब आंदोलन की राह पर हैं। कर्ज माफी और एग्री प्रोडक्ट्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सरकार से बातचीत नाकाम होने के बाद किसानों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। अहमदनगर के पुटांबा गांव से शुरू हुआ एक छोटा सा आंदोलन अब महाराष्ट्र का महा आंदोलन बन गया है। किसानों के आंदोलन से मुंबई, पुणे जैसे शहरों को सब्जी, फल, दूध जैसे सामानों की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। चिंता की बात यह है कि किसानों का आंदोलन अब मध्य प्रदेश तक फैल गया है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता कितना नाराज है और ये नाराजगी बेवजह नहीं। भारी कर्ज में डूबा किसान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा रहा, लेकिन उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा सड़क पर नजर आया। शिरडी में किसानों ने हजारों लीटर दूध रास्ते पर फेंक दिया। केवल शिरडी नहीं, नासिक, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिले में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई की ओर जाने वाली दूध की गाड़ियों को सतारा जिले में रास्ते में ही रोक लिया गया। मुंबई की सबसे बड़ी एपीएमसी मंडी में सब्जियों की आवक आंदोलन के चलते 30% तक कम हो गई। वहीं पुणे में आवक 50% घट गई है। किसानों ने हड़ताल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कई जगह आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है और पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। अब तो किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। भोपाल की भदभदी सब्जी मंडी के बाहर किसानों ने सब्जियां फेंककर गुस्सा दिखाया। फसलों के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसान सब्जी की सप्लाई नहीं होने दे रहे। इससे आने वाले दिनों में सब्जियों की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। इंदौर में दूध, सब्जी और अनाज के वाजिब दाम नहीं मिलने से खफा किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। शहर में दूध, सब्जी की सप्लाई रुकने से लोग दूध के लिए परेशान रहे। कई जगह दूध 80 रुपए प्रति लीटर तक बिका। आज महाराष्ट्र में किसान, हमारा जो किसान है वो स्ट्राइक पे है। हमने सपोर्ट नहीं किया है सरकार को, हम किसानों के साथ हैं। ऐसे बहुत से कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है। अगर सरकार की राय हमसे अलग है तो हम सरकार के साथ नहीं है, हम देश के साथ हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर किसान कर्ज माफी का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अगर इस मसले पर जल्द फैसला नहीं लिया तो किसानों के गुस्से का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में किसानों ने कर्ज माफी और कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांगों को लेकर कल से शुरू हुई हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। मुंबई में दूध, सब्जी जैसी रोजाना की चीजों की किल्लत शुरू हो गई है और इनके दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में किसानों की हड़ताल का क्या असर है, उसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर किसान हड़ताल पर गए हैं, जिसका खासा असर अब देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मुंबई के दादर के सब्जी मंडी में हैं। आपको बता दें, यहाँ जो आज सब्जियाँ आई हैं, लोगों का ये कहना है कि पहले की अपेक्षा जो सब्जियाँ हैं वो कम आई है। खासा असर देखने को मिल रहा है और लगभग सभी सब्जियों के दाम में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही सब्जी विक्रेता है, सीधा मुनि से जानते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल ये टमाटर आप कितने में बेच रहे थे और आज इसका कीमत क्या है? कल ये टमाटर बिकता 30 रुपए किलो, आज ये टमाटर हुआ 50 रुपए किलो। ये इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दाम क्या, एक भी टमाटर आया नहीं महाराष्ट्र से, सब गाड़ी लॉक, टमाटर कुछ आया नहीं, खेती में तोड़ा नहीं। किसान चाहते हैं कि कर्ज माफ हो, जो 60 वर्ष के ऊपर किसान की आयु हो गई है उन्हें जो है पेंशन मिले और उन्हें जो है पैसे मिले, लेकिन उसका ब्याज न लिया जाए खेती के लिए। और लगातार सरकार से उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत भी विफल हो गई। ऐसे में सरकार का ये कहना है, सीएम का कहना है कि विपक्ष के जो है बहकावे में ना आए किसान, इससे किसान का ही लॉस हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज जो है सब्जी मार्केट पर इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और कीमत बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन पिलनकर के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। मुकुल, जरा बताइए इस वक्त किसानों की हड़ताल का क्या हाल है और क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? देखिए, कल से जो हड़ताल शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। आज भी जगह जगह पे किसान रास्ते पे उतर आए थे, उन्होंने आंदोलन किया था। दूध को रास्ते पे बहा दिया गया, गेहूं को रास्ते पे डाल दिया गया। जो घास जानवरों के लिए चाहिए रहती है वो घास भी लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने रास्ते पे डाली थी। अभी एक नासिक ज़िले का अगर हम मुआयना करें तो नासिक ज़िले में तकरीबन 17 मंडी है। उन मंडी में कल एक भी व्यवहार नहीं हो पा रहा था, एक भी व्यापार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 20 से 25 करोड़ रुपए का जो व्यापार था वो ठप हो चुका था। आज भी यही हालात नासिक ज़िले में पाए जा रहे हैं। नासिक से मुंबई, गुजरात और देश के और इलाकों में सब्जी जाती है, फल जाते हैं, लेकिन आज कल से एक भी गाड़ी इन जगहों पे नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से मुंबई में, पुणे में और गुजरात में सब्जी की दिक्कत देखी जा रही है। और मुंबई में अगर खास करके देखें तो वहाँ पे जो सब्जी के दाम है वो आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी नासिक का जो हम मुआयना करें तो नासिक जिले का एक निफाड़ तहसील है, उसमें पिंपलगांव जलाल एरिया है, वहाँ पे 144 की धारा लागू की गई है, जिसकी वजह से अभी किसान वहाँ पे एकजुट ना हो, कोई आंदोलन और न भड़के, इसकी वजह से अभी सरकार की, प्रशासन की ओर से खबरदारी की जा रही है। शुक्रिया मुकुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम इस आंदोलन का अपडेट आपको देते रहेंगे कि किसानों को या मांगों को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया। लेकिन अब नीति आयोग की खबर आपके सामने रखते हैं। नीति आयोग जल्द ही 3 साल के लिए एक्शन एजेंडा जारी करेगा, लेकिन इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज मीडिया के सामने सरकार के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा। पनगड़िया के मुताबिक सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 2019 तक 8% जीडीपी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। सरकार को अगले 3 सालों में किस दिशा में काम करना चाहिए, जल्द ही नीति आयोग इसका एक्शन एजेंडा सामने रखेगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के मुताबिक आयोग को 10 राज्यों से इसके लिए राय मिली है। पनगड़िया के मुताबिक रोजगार एक गंभीर मुद्दा है और उस पर बनाई गई टास्क फोर्स की 2 बैठकें हो चुकी हैं। लेबर ब्यूरो के जिन आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है उनमें काफी कमियां हैं। कोई नहीं कह सकता कि रोजगार की संख्या बढ़ी है या घटी है। There are very serious problems with this survey. Worst problem with this survey really is that it's a non-random survey. There is, in fact, the selection is purposive rather than random, and that, of course, and there is a little sentence or two you'll see in the reports if you read that, that they multiply. So remember that the sample is sample. It's not the universe. It's not the census.
पनगड़िया के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रिकवरी शुरू हुई है, महंगाई घटी है और विदेशी निवेश बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 7.5% रहने की उम्मीद है और सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करेगी तो ग्रोथ रेट 8% रह सकती है। पनगड़िया ने कहा कि जीएसटी से अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा। सरकार एनपीए पर फोकस कर रही है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है। Going forward, I expect, and we can take up, this year's, but I just want to say, going forward, I expect growth to be around 7.5% in the current year, and before this, the present term of the government ends, I would expect that we would have hit the 8% mark and probably entered another round, another trajectory of sustained growth at 8%. राज्यों के बारे में बोलते हुए पनगड़िया ने कहा कि यूपी के विकास में तेजी लाने के लिए आयोग एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया पर पनगड़िया ने कहा कि ये सरकार को तय करना है कि विनिवेश कैसे किया जाए। हालांकि 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के चलते एयर इंडिया का विनिवेश मुश्किल होगा। उधर नोटबंदी को पनगड़िया ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव बताया। नोटबंदी की वजह से रियल एस्टेट की कीमतें 20% गिरी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से सालाना स्तर पर 2% तक जीडीपी में गिरावट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए सुनते नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जी बिजनेस के संवाददाता असीम मनचंदा के साथ खास बातचीत में क्या कहा। हमारे साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। सर, एयर इंडिया के डेट की हम बात करें, 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। आपको लगता है कि ऐसे में गवर्नमेंट को ओन करना पड़ेगा या किस तरह से इसका आयोग हो पाएगा? हाँ, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि 52,000 करोड़ का डेट रहते हुए इसको बेच पाना मुश्किल है। तो कुछ कॉल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को इस बारे में कि भाई कितना इसमें से राइट ऑफ किया जा सकता है, पर इस बारे में अभी कोई निर्णय कुछ नहीं हुआ है। आईटी सेक्टर में काफ़ी जॉब लॉस हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस सेक्टर पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है और गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकते है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर रहा है इसमें। और नारायण मूर्ति ने भी ये कहा कि जो बड़े कर्मचारी हैं अपना सैलरी कट लें। पहली बात तो ये कि ये कमर्शियल मैटर है, तो कंपनीज को अपने निर्णय अलग से लेने पड़ेंगे। और श्री नारायण मूर्ति तो इसके सीनियर फिगर हैं इंडस्ट्री के, तो वो अपनी राय, उनकी राय का बहुत महत्व इंडस्ट्री के लिए है। तो उसका हो सकता है कि ये एक सोल्यूशन हो कि कॉस्ट कट करनी है, तो उनका कहना है कि भाई जॉब कट करने के बजाय आप कुछ सैलरीज कम करके कर सकते हैं। पर अंततोगत्वा इसका निर्णय जो है वो कंपनी को ही लेना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने में सिर्फ 1 महीना रह गया है, काफ़ी सारे रेट डिसाइड में। आपको लगता है कि जीएसटी जो है टाइम पे लागू हो पाएगा? 1 जुलाई की बात करें तो जुलाई, मुझे तो अब लग रहा है कि 1 जुलाई को ये होगा लागू, क्योंकि सभी कुछ तैयारियां जो रिक्वायर्ड थी वो पूरी हैं और स्टेट्स ने भी जो जीएसटी पे कंपनीज़ को लाना था वो भी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ी हुई है और बाकी जो होनी है वो हो जाएगी 1 जुलाई तक। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब और डिले करने का कोई कारण नहीं रहता। एक आखिरी सवाल जीएसटी से जुड़ा हुआ, अभी तो कोई स्टडी नहीं आ पाई कि इससे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई फिगर्स दे रहे हैं 1% पड़ेगा, 2% पड़ेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में डिप कर सकता है आपका जीएसटी जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जीडीपी। तो आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर के? इसमें कुछ स्टडीज़ हुई हैं एक्चुअल में। एक हमारी ही लोकली स्टडी जो हुई थी उसने कहा था कि जीडीपी 2% से बढ़ सकता है। एक अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक जो है उनका सेंट्रल बैंक है, वहाँ से एक स्टडी आई थी, उसमें ज़्यादा बताया था कि 4 से 4.5% जो है ग्रोथ बढ़ सकता। आगे बढ़ते हैं। जल्दी हार्ट वॉल्व्स, लेंसेज, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स और कैथेटर जैसे उपकरण सस्ते होंगे। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महंगी मेडिकल डिवाइस पर सरकार ने कंपनियों को चेतावनी दी है। सरकार ने 19 तरह की मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों को लेकर कंपनियों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि कंपनियां 9 जून तक इन मेडिकल उपकरणों की कीमतों और उत्पादन की पूरी जानकारी एनपीपीए को दें। सरकार ने जानकारी नहीं देने वाली कंपनियों के रिकॉर्ड जब्त करने की भी चेतावनी दी है। अगर कंपनियों ने जानकारी नहीं दी तो कंपनी के अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। मुंबई में किंगफिशर हाउस के लिए अब आगे और नीलामी नहीं होगी। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब गोवा के किंगफिशर विला की तर्ज पर किंगफिशर हाउस की भी प्राइवेट डील होगी। रिजर्व प्राइस के बराबर कीमत मिलने पर भी किंगफिशर हाउस की बिक्री होगी। किंगफिशर हाउस का आखिरी रिजर्व प्राइस 93.5 करोड़ रुपए था। किंगफिशर हाउस के लिए 5वीं बार भी बोली नहीं आई थी।
आपको बता दें कि किंगफिशर हाउस मुंबई के सांता क्रूज में 2400 स्क्वायर मीटर में फैला है। इसमें 4 फ्लोर कंस्ट्रक्टेड हैं और 1 फ्लोर और बनाने की मंजूरी है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें इंडस्ट्री जीएसटी में टेक्सटाइल को 5% टैक्स स्लैब में रखने की मांग कर रही है। दिल्ली में कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी की दरें तय होंगी। सूत्रों के मुताबिक कपड़ों पर 12 या 18% जीएसटी लगने की खबरें हैं। फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर औसतन 6 से 7% टैक्स लगता है और टेक्सटाइल कैटेगरी में टैक्स में समानता नहीं है। इंडस्ट्री की मांग है कि सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर एक समान टैक्स लगे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अपनी ही स्टाइल से काम करने के लिए जाने जाते हैं। कल उन्होंने चेयरमैन के तौर पर 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब उन्होंने टाटा ग्रुप के मेक ओवर का प्लान बनाया है। टाटा ग्रुप की नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली 100 कंपनियां हैं और एक ही सेक्टर में इस ग्रुप की 1 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं और कुछ नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए प्लान के तहत एक ही कारोबार कर रही कंपनियों का मर्जर किया जाएगा, जिससे क्षमता और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कम मुनाफा देने वाली सब्सिडरीज और अनलिस्टेड कंपनियों का विलय हो सकता है। ग्रुप की चिंता टेलीकॉम कारोबार के प्रदर्शन को लेकर भी है। कंपनी अपने कुछ नॉन कोर बिजनेस को बेच भी सकती है। कुछ बड़ी कंपनियां टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स के पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा सकता है। इन कंपनियों के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है, इनका विलय किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से इस बिजनेस से बाहर भी हो सकती है टाटा ग्रुप। उधर इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन संजीव सिंह का कहना है कि भविष्य में अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल की मांग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके लिए कंपनियों को तैयार रहना चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स बिग वे में आते हैं जैसा प्लान है और जैसा हो सकता है तो हमारे डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। नाउ जो 2030 में जो बात की जा रही है, जो प्लान बनाया जा रहा है, दैट इज़ फॉर न्यू व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो हम लोग को ऑयल कंपनीज़ को एक तरफ डिस्रप्शन के लिए भी तैयार रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है कि अगर डिस्रप्शन होता है तो वो अपना स्विंग कैसे बना के रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर डिस्रप्शन नहीं होता है, डिमांड ग्रोथ होती है, सो कंट्री के एनर्जी नीड को मीट करते रहना है। ये दूसरा, उसके लिए भी तैयार रहना है। तो चलिए, इस बुलेटिन में खबरें बस इतनी। नमस्कार।